साथियों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है युगल किशोर और आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संविधान, या फिर हम इसी को क्या कहते हैं, भारत की राज्य व्यवस्था। संविधान या राज्य व्यवस्था। इस विषय के अंदर जाने से पहले हमको इसको समझना चाहिए, ये विषय आरंभ कैसे हुआ है, ये विषय शुरू कैसे हुआ है। तो अगर आप विषय की शुरुआत को देखना चाहें तो आपको समझना पड़ेगा कि मानव का विकास कैसे हुआ है, या फिर हमने विकास कैसे किया और हम कैसे इस विषय तक पहुंचे हैं। तो अगर आप विकास के क्रम को देखेंगे तो मानव विकास का जो पूरा इतिहास है, ये आपको किसमें पढ़ाया जाता है? ये आपको पढ़ाया जाता है एंथ्रोपोलॉजी, मानविकी बोल के एक आपका विषय होता है। क्या? मानविकी, है ना। हिंदी वाले मानविकी बोलते हैं और इंग्लिश वाले एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। मानविकी विषय के अंतर्गत आप लोगों को मानव के इतिहास को पढ़ाया जाता है। इंसान कैसे बढ़ा, इंसान किस किस युग से गया और कैसे कैसे वो आया, है ना। तो इंसान अभी जिस, आप और मैं अभी जिस प्रजाति के हैं, हमारा प्रजाति है क्या? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस से ठीक एक कदम पहले जब हम ये मानविकी अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पढ़ाया जाता है कि मानव जो है ये होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस से प्रवृत्त हुआ है। कौन? होमो सेपियंस। और यही होमो सेपियंस आज का आधुनिक मानव कहलाता है। क्या है भाई? ये आधुनिक मानव। इस आधुनिक मानव के अंदर आज भी असीमित क्षमताएं हैं। आपके और मेरे अंदर असीमित क्षमताएं हैं, वैसे ही इस आधुनिक मानव के अंदर असीमित क्षमताएं हैं। सोचने समझने की क्षमता है ना। सोचने की अद्भुत क्षमता है, समझने की अद्भुत क्षमता है, और ये किसी भी चीज को अपने हिसाब से ढालने के लिए सबसे बेस्ट प्रजाति है। डार्विन नाम के एक वैज्ञानिक हुए, चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बोला, उन्होंने अपने विकास के सिद्धांत को जब दिया तो उनका जो विकासवाद का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल। क्या बोलते हैं? फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल। फिटेस्ट मतलब कि क्या है भाई, कि जो सबसे ज्यादा फिट होगा, जो सबसे ज्यादा फिट होना मतलब कि समझ लीजिए आप। अब फिट को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है ना। जो सबसे ज्यादा फिट होगा वो क्या करेगा, इस पूरे ब्रह्मांड पे, इस पूरे पृथ्वी पे, इस जगत पे सरवाइव करेगा। ठीक है। तो इस तरीके से हमको क्या समझ आता है, ये होमो सेपियंस अपनी समकालीन जो प्रजाति है उन प्रजातियों में सोचने समझने की एक स्पष्ट क्षमता रखता है, और ये फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल है ना। अभी आपने देखा कि हम कोरोना की एक महामारी से गुजरे। कोरोना महामारी से गुजरने के बावजूद भी आज हमारी जो मानव जाति है, ये मानव जाति आज भी है, एग्जिस्ट कर रही है। हाँ, हमने कुछ अपने लोगों को खोया जरूर है, लेकिन इससे कभी ये नहीं हुआ कि हम सोचने और समझने की क्षमता खो चुके हैं, है ना। तो होमो सेपियंस अपने आप में अपने पूरे इस इतिहास के अंतर्गत, अपने पूरे मानव इतिहास में सबसे ज्यादा क्या है, चतुर इंसान है। सबसे ज्यादा क्या है, अपना सोचने का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति है। ठीक। इसी होमो सेपियंस से आज का क्या निकल के आया है, मानव समूह, है ना। हम पहले तो क्या है, मानव है। मानव समूह का जो सबसे पहला अभिकरण बना, जो एजेंसी बनी, वो एजेंसी क्या थी? पहले हम अलग अलग लोग थे, आदि मानव थे हम, झिंगालाहू करते रहते थे, है ना। सब इधर ऐसे झिंगालाहू करते रहते थे। याद होगा ये समय जब हम सब पेड़ के पत्ते पहन के गोल गोल घुमा करते थे और अपने आप को झिंगालाहू करते रहते थे, है ना। तो पहले क्या था, इंसान इंडिविजुअल था। इंसान क्या करने जा रहा है उधर,
शिकार करने जा रहा है। इंसान क्या करने जा रहा है? खाना खाने जा रहा है, शिकार करने जा रहा है। तो ये शिकार को करे या शिकार इसको कर ले, है ना। शेर इसको हपक दे, मतलब ये हमारा शेर है, ये ऐसा वाला है ना, 4 पैर है, हाँ ठीक है, इसके पास 2 पैर है। अब ये झिंगल वाला वो कर रहा है, ये इसको मारने गया है, ये इसको मारे या शेर इसको मार दे। शिकार होना था, शिकार होने करने गया, शिकार होके आ जाए। तो व्यक्ति क्या देखा कि अकेले जा रहा हूं तो ये 4 पैर वाला जानवर मेरे को क्या कर दे रहा है जी? मार दे रहा है, मार दे रहे हैं, है ना। मार दे रहे हैं तो क्या, अब मेरे को अपने साथ किसी को लेके जाना चाहिए। तो व्यक्ति अकेला है तो उसको खाने पीने की समस्या हो रहा है, सर्वाइवल में इशू आ रहा है, राइट। सर्वाइवल में इशू आ रहा है, उसको शिकार में खाने पीने की समस्या हो रही है, कंदमूल फल भी नहीं तोड़ पा रहा है। अब आदमी कितने साल तक, मतलब पहले तो इंसान 60-70 साल भी नहीं जीता था ना, वो तो जी रहा है करोड़ों सालों सालों, है ना। तो अब उसको खाने के एक उम्र के बाद आपकी जो बॉडी है वो फिट नहीं रह पाती है। तो भैया अब इसको शिकार करने में समस्या, तो ये कंदमूल फल खाने के लिए भी क्या कर रहा है, इसको अगर पेड़ से कोई फल फ्रूट भी चाहिए तो इसको क्या चाहिए? एक इंसान चाहिए। भाई कोई मेरे को लाख दे दो यार, है ना, ऐसा होता है। तो अब ये बोला कि मुझे भी तो चाहिए भाई कोई ना कोई। तो इसने फिर क्या बोला कि अपने टाइप के दिखने वाला एक मंगू, है ना, ये चंगू था तो ये मंगू, अपने टाइप के दिखने वाले एक मंगू को इसने पकड़ा और बोला कि चल भाई, तू भाई मैं भाई, दोनों भाई भाई, दोनों मिलके करते हैं शिकार। अब दोनों मिलके शिकार करने गए। अब इसके पास 4 पैर, इन दोनों 5 मिला के 4 पैर, वैसे भी ये आधा अपंग इंसान, ये अकेला इन दोनों पे भारी। बोला कि भाई कंदमूल फल खा लेते हैं। तो कंदमूल फल खाने के लिए ये आदमी चढ़ा, ये नीचे खड़ा था, इसको शिकार हपक दिया, है ना, इसको शेर जो हपक दिया जी। तो अब कैसे करें? अब हपक दिया तो ऊपर वाला ऊपर टंगा के रह गया, नीचे वाला नीचे में रह गया। तो इससे क्या समझ आया कि मानव जो है ना वो अकेले तो सरवाइव नहीं कर सकता। चार्ल्स डार्विन क्या बोल रहा है? फिटेस्ट विल बी द सर्वाइवल। मानव अकेले सरवाइव नहीं कर सकता। अब सरवाइव नहीं कर सकता है और मानव को सरवाइव भी करना है, तो मानव ने क्या बोला, भाई अपने टाइप के 2-4 और लोगों को ले आते हैं, है ना। जैसे जिन लोगों को, जो लोग हॉस्टल में रहे, जो लोग कांड करते हैं, तो अकेला इंसान कभी कांड नहीं करता है, 2 लोग मिलकर भी कांड नहीं करते हैं, वो एक पूरा ग्रुप होता है, कांडियों का पूरा एक ग्रुप होता है ना। ये सब मिलके एक साथ एक ही काम करते हैं और बाद में फंसा किसको देते हैं? जो कुछ नहीं किया रहता है ना। जो हॉस्टल में रहे होंगे वो लोग जानते होंगे। तो ऐसे 4-5 लोगों को अपने साथ लेके आ गए हमने, है ना। बहुत पहले की बात है ये, बहुत पहले की बात, अभी की बात नहीं है। तो बहुत पहले की बात में हमने 4-5 और लोगों को लेके आ गए। अब ये 2 लोग हो गए हैं क्या, एक पेड़ पे चढ़ा है, एक यहाँ पे कैच करने के लिए रखा है, और 3 लोग क्या देख रहे हैं? इसको देख रहे हैं। आपको यहाँ के खाक दिखाए रहे, खाक दिखा लेगा क्या? शेर के पास 4 पैर, इन लोग के पास 6 पैर। शेर भी सोचा 6 पैर का जानवर कैसे आ गया, उसको थोड़ी पता है कि 2-2 पैर के 3 अलग अलग लोग हैं। ये लोग तो 6 पैर वाले हो गए। तो शेर अब क्या हो गया? डर गया। तो इनको क्या हुआ? भोजन इजली मिलने लगा। इन्होंने क्या बोला, यार हम लोग आसानी से सबको एक दूसरे को खाना पीना खिला पा रहे हैं, सबको आसानी से जी लेंगे, सबको खाना पीना मिल रहा है। पहले तो जीवन मतलब जीवन नहीं था ना, खाना पीना मिल जाए बस यही हमारा जीवन था। आदि मानव काल की बता रहा हूँ मैं, है ना। तो खाना पीना मिल जाए तो ये जीवन है। तो ये 4-5 लोग एक साथ हो गए, मानव का क्या बन गया भैया? समूह। अब ये 4-5 लोग एक साथ मिल गए। अब ऐसे ही सेम आइडेंटिकल, ऐसे ही सेम ये लोग मान लो जाए रहते थे हमारा छत्तीसगढ़ के नंदनवन में। कहाँ? नंदनवन में। अब कुछ लोग हमारे यहाँ कानन पेंडारी भी एक जगह है ना, कानन पेंडारी भी जगह है एक, और हमारे यहाँ बहुत सारा है, ठीक है। तो कानन पेंडारी बोल के एक जंगल है, एक नंदनवन का जंगल है, चलो एक बस्तर का जंगल मान लो, ठीक है, एक बस्तर का जंगल। तो ये लोग नंदनवन के जंगल में फिट रहने के लिए 4-5 लोग इकट्ठा हो गए। वैसे ही क्या हुआ, बस्तर में कुछ 4-5 लोग ऐसे नमूने लोग इकट्ठा हो गए, वैसे ही कानन पेंडारी में कुछ 4-5 नमूने लोग इकट्ठा हो गए, है ना। ये इकट्ठा हो के क्या हो गए, अब
क्या हो रहा है कि ये लोग बस्तर के लोग नंदनवन आएंगे, बोले तुम्हारे यहाँ अच्छा फल फ्रूट है। तो ये क्या होगा, ये बोले कि हम 5 लोगों के जीवन के लिए हमने अपना फल फ्रूट बना के रखा है, तुम क्यों आओगे भाई। इन्होंने बस्तर वालों को बोला। कानन पिंडारी बोले यार बस्तर में तो अच्छा पानी वानी अवेलेबल है, हम कानन पिंडारी से चलते हैं कहाँ, बस्तर। बस्तर वालों ने बोला कि हम 4-5 लोगों के जीवन के लिए 4-5 वो है मतलब पानी है, उसको मैं तुमको क्यों दूंगा। क्या हुआ कि समाज के बीच में सबसे पहले जो इकाई बनी, जो मानव समूह जो सबसे पहले संगठित हुआ, वो संगठित किसमें हुआ, कबीला। क्या बोल रहे हैं, कबीला। तो मानव समूह संगठित होकर क्या बना जी, कबीला। इसके बाद ये मानव समूह आगे बढ़ के कहाँ आया, हमारे आधुनिक सभ्य समाज में। आधुनिक सभ्य समाज में, सभ्य समाज किसको बोल रहे हैं कि मैं भी खा रहा हूं भाई, ले तू भी खा ले। सिविलाइज्ड सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, ठीक है। तो सिविल सोसाइटी का हिस्सा बना कौन, अपना मानव, है ना। ये कबीला अब फिर समय के साथ बदला ना भाई, कि ले भाई तू बस्तर का है, मैं नंदनवन का हूँ, तू कानन पिंडारी का है। तो ऐसा नहीं करते कि अपन थोड़ा थोड़ा चल आ जाओ भाई, थोड़ा थोड़ा बांट बांट के खा लेंगे। समाज बना, सभ्य समाज बना। आप आए हैं हमारे घर, ठीक है ले लीजिए। आप आए हैं, आपको पानी की जरूरत है, पानी ले लीजिए। आपको चाय की जरूरत है, चाय ले लीजिए। सभ्य समाज का विकास हुआ। सभ्य समाज के विकास से लोगों का एक बड़ा समूह बनता गया। क्या बनता गया, समूह बनता गया। अब ये पूरा समूह सभ्य समाज जब एक दूसरे के साथ हमने क्या किया, इंटरचेंज किया, हमने सामाजिक अंतरक्रिया के तहत एक दूसरे को क्या किया, सहयोग करना शुरू किया। सभ्य समाज की स्थापना सहयोग से होती है ना। सहयोग और संघर्ष समाज के दो मूलभूत तत्व हैं। तो सभ्य समाज की स्थापना किससे होने लगी, सहयोग से होने लगी। अब ये सहयोग देखकर आपको क्या समझ आया कि सहयोग जो चल रहा है वो किसमें चल रहा है, आप लोगों के सोसाइटी के अंदर चल रहा है। तो इस सोसाइटी में अब अगर कोई नया व्यक्ति या नया कोई पर्सन आके ऐड होना चाहे, तो फिर उसको इन 5 और इन 5 और इन 5 से अलग अलग नहीं लेगा। ये पांचों बोले कि हम 15 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि कौन भैया होगा यहाँ पे काम करने वाला व्यक्ति। इन्होंने क्या बोला कि इस पूरे टेरिटरी को, इस पूरे क्षेत्र को हम अपना मानते हैं। और इस प्रकार से आपको देखने को क्या मिल रहा है, कबीले 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 मिलकर क्या बनाए, सभ्य समाज। और सभ्य समाजों की एक पूरी संगठित श्रेणी को ऑपरेट करने के लिए एक एजेंसी बनी, जिसका नाम क्या था, राज्य, स्टेट। ठीक है, स्टेट वो इकाई थी जहां से हम लोग अपने आप को राज्य के रूप में पहली बार लेकर आए। स्टेट क्या है, इकाई है ना। पहली बार हमारे पास एक स्टेट नाम का एजेंसी बनकर आया। ये स्टेट एजेंसी को चलाने के लिए कि कौन पानी देखेगा, कौन खाना देखेगा, कौन शेर को देखेगा, कौन पेड़ को देखेगा, कौन सबको पेड़ के पत्ते का छाल लेके आएगा, हमने क्या बनाया है, राज्य व्यवस्था। क्या बनाया जी, राज्य व्यवस्था। समझ आया, ये राज्य व्यवस्था बन गई। राज्य व्यवस्था आगे। अब ये राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य को चलाने की जो व्यवस्था है। क्या बोल रहा हूं मैं, राज्य को चलाने की क्या है, ये व्यवस्था है। राज्य को चलाने की व्यवस्था क्या कहलाई भाई, राज्य व्यवस्था या फिर राज व्यवस्था। राज्य की व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, ठीक। और इसी राज्य व्यवस्था के लिए अब ये 5 लोग मिलके, देख मान लो जाए कोई अब हमारा पानी पिया, तो हम उसको क्या करेंगे, कूट देंगे। कोई अगर हमारे शेर के ऊपर बुरी नजर डाला, तो हम उस शेर को काट के क्या खा लेंगे, काट के खा लेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। कोई अगर हमारे कंद फल फूल पे अगर किसी ने आक्रमण करने की कोशिश की, तो हम उसको क्या कर देंगे, नेस्ता नाबूद कर देंगे, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि हम पानी को अपने नियंत्रण में करेंगे, हम लोगों को अपने नियंत्रण में करेंगे, हम जंगल को अपने नियंत्रण में करेंगे, हम जो जानवर हैं उनको अपने नियंत्रण में करेंगे। तो इन सब के नियंत्रण के लिए, है ना। तो कल को इसका पड़ोसी आ गया, परसों इसका पड़ोसी आ गया, नरसों इसका पड़ोसी आ गया, तुम्हारे यहाँ तो बहुत कुछ है यार, मुझे दे दो। आप लोगों की पहले की जो जनरेशन थी, आज तो
जो क्लास है ना, आज तो जो क्लासरूम में जो बच्चे बैठते हैं 2000 प्लस वाले बैठते हैं, है ना, तो 2000 के बाद वाले बच्चे बैठते हैं। 2000 के बाद वाले बच्चों के पास एक जो सबसे बेकार चीज़ जो हाथ में आई वो क्या है? मोबाइल। ये मोबाइल आप लोगों को इस सोसाइटी में फॉर्म होने से आप लोगों को बचा लिया। आज के बच्चे ये नहीं जानते कि ये मेरे बुआ का लड़का है, ये मेरे चाचा जी का लड़का है, ये मेरे ताऊ का लड़का है, राइट। तो इसी तरीके से उस समय पे था कि ये तुम्हारे परिवार से कोई आ गया, तुम्हारे परिवार से कोई आ गया, सब अपने अपने परिवार से ले आओगे तो हमारा तो संसाधन खत्म हो जाएगा ना जी। हमारा तो पेड़ एक ही है हमारे पास, हमारा तो नदी दो ही है हमारे पास, हमारा तो शेर हमारे पास एक ही है। एक ही शेर को हम लोग अभी चार लोग खा रहे हैं, बाद में 15 लोग खा रहे हैं, और फिर एक ही शेर को हम लोग कैसे खाएंगे? तो इन्होंने क्या बनाया? संविधान बनाया, है ना। संविधान एक व्यवस्था, एक कानून का नाम था, ठीक है ना। इन्होंने क्या बोला कि हम बनाते हैं एक कानून, सब ये कोई लिखा लिखा नहीं है ना। इन लोगों ने बोला कि देख भाई, तेरे घर से भी कोई आया, चाहे मेरे घर से कोई आया, चाहे पड़ोसी के घर से कोई आए, कोई भी आएगा रहेगा कहाँ पे? वो कॉर्नर में जो जगह है ना, जो गेस्ट रूम हमने बना कर रखा है वहीं पे। और उसको ऐसा नहीं होगा कि तेरा पड़ोसी है या मेरा पड़ोसी है तो उसको हम ले जा पूरा दे देंगे। एक खरगोश मिलेगा तो खरगोश का आँख मिलेगा, है ना। एप्पल मिलना है तो एप्पल मिलेगा, सेब मिलना है तो सेब मिलेगा। सॉरी, एप्पल सेब तो नहीं मिलता था, ठीक है ना। एक खरगोश का आँख मिलना है तो एक खरगोश का आँख मिलेगा। अगर एक ठोक जाम का फल देना है तो एक ठोक जाम का फल देना है, ठीक। जाम को आप लोग क्या बोलते हैं? बिही भी बोलते हैं भैया, बिही भी बोलते हैं। और हिंदी वाले इसको अमरूद बोलते हैं, है ना। हम लोग केंद्रीय छत्तीसगढ़ी वाले क्या बोलते हैं भैया? इसको जाम बोलते हैं। क्या? जाम। ये जाम एक हरा कलर का फल होता है, देखे तो होगे, ये हरा कलर का फल होता है। तो ये बोले कि एक जाम मिलेगा मतलब एक जाम मिलेगा, है ना। थाली वाली कोई व्यवस्था नहीं रहेगा, थाली की व्यवस्था खुद करना पड़ेगा भाई। पानी वानी ठीक है, वो बगल में नदी बह रहा है वहीं से पानी ले लेना। इन्होंने क्या बोला? एक संविधान बनाया कि ये चीज हुआ तो ये चीज होगा। और संविधान क्या बनाया कि देख भाई, अगर तेरा मेहमान जो है वो अगर हमारे घर में कुछ किया, हमारे घर साइड आया, हमारे शिकार को उसने खाया, एक जाम से 2 जाम खाया, तो उसको क्या कर दूंगा मैं? डिस्कार्ड कर दूंगा, उसको क्या करूंगा? भगा दूंगा मैं। ये क्या बोले? ये अपने बीच में इस सोसाइटी का क्या बना? एक संविधान बना। इस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए एक व्यक्ति जो कबीले का हेड हुआ, ठीक। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो संविधान है ये आपको एग्जिस्टेंस में आया, आप लोगों के अस्तित्व में आया, ठीक है। ये चीज आप लोगों की समझ आई। अब हम देखते हैं कि हम जिस आधुनिक संविधान, आज हम जिस भारत का संविधान जो हमारा विषय है, इस विषय तक कैसे पहुंचे हैं, है ना। तो विषय तक पहुंचने के लिए हमने एक बड़ी लंबी जर्नी की है। तो इसका 2 भाग होता है। क्या क्या भाग होता है? पहले तो मिटाने का चीज कहाँ है भाई? अरे मिटाने की व्यवस्था कहाँ है? चलिए, ये मिट गया है, हमने पूरा मिटा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पहुंच गए हम? संविधान। आधुनिक संविधान कैसे बना है ना। इस संविधान को बनने के लिए आप लोगों को क्या चाहिए? थोड़ा सा ब्रीफ चाहिए। ये आधुनिक संविधान जो है ये हमारे कैसे बना है? तो इसका एक इतिहास होगा, है ना। इसका एक क्या होगा? इतिहास होगा। इसका इतिहास आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस इतिहास के बाद फिर आप लोगों को क्या पढ़ना है भाई? भारत का संविधान। किसका संविधान? भारत का संविधान। तो भारत का संविधान पढ़ना है तो पहले तो संविधान का इतिहास ही जानना अनिवार्य है। फिर अगर भारत का संविधान जानना है तो आप लोगों को क्या जानने की जरूरत है? भारत का इतिहास, ठीक है। भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास आपको कौन पढ़ाएगा भाई? भारत का इतिहास आपको कोई और शिक्षक पढ़ाएगा, है ना। कोई, ये एक अलग सब्जेक्ट है, भारत का इतिहास एक अलग सब्जेक्ट है, तो ये आपको किसी और दिन पढ़ाएगा। लेकिन भारत के संविधान में भारत का इतिहास जब मिलता है तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है? भारत का संवैधानिक इतिहास। संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास हम पढ़ेंगे तो भारत का संवैधानिक इतिहास जब हम पढ़ेंगे तो हमको क्या समझ आएगा? ये संविधान पूरा कैसे आया। आज हम जो भारत का संविधान जो विषय देख रहे हैं
ये विषय कैसे आपको निकल कर आया, इसके लिए आपको इतिहास से गुजर के भारत के इतिहास में आकर भारत के संवैधानिक इतिहास को समझना पड़ेगा, जो हम लोगों को भारत का संविधान देता है। एक संविधान बनने के पूरी एक घटनाक्रम हुई, एक पूरा हमने पृष्ठभूमि में बहुत लंबा काम किया है। तो वो सारे काम को करने के बाद हमारे पास पूरा एक लंबा स्ट्रक्चर चला, और तब जाके हमने क्या देखा कि भारत का संविधान एग्जिस्टेंस में आया, आज अस्तित्व में आया। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं पूरे विश्व का जो संविधान है, उस संविधान का इतिहास क्या है। तो विश्व में संविधान के लिए जो सबसे पहला किसी ने कार्य किया, तो ये कार्य करने वाली संस्था थी, पहली जो संस्था है वो क्या है आपकी यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ब्रिटेन ने सबसे पहला संविधान लिखा विश्व के अंदर। अब ये विश्व के अंदर जो सबसे पहला संविधान लिखा किसने, ब्रिटेन ने लिखा। ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक कंपनी आप लोगों ने सुनी होगी, हिस्ट्री के अंदर आप लोगों को ये ईस्ट इंडिया कंपनी सुनना पड़ता है ना, ब्रिटिश इंडिया कंपनी, ये ईस्ट इंडिया कंपनी। आप लोग बचपन में इस नाम को सुने होंगे, इस नाम से परिचित होंगे। आपका जो राष्ट्र प्रेम है ना, वो इसी नाम से जागता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पे शासन किया है, ब्रिटिशर्स ने भारत पे शासन किया है। ठीक है, आपका जो राष्ट्र प्रेम है वो ट्रू राष्ट्र प्रेम नहीं है, एकदम सच्चा राष्ट्र प्रेम नहीं है। वो क्या होता है, इस ईस्ट इंडिया कंपनी आपको बताया जाता है आपको किन्होंने राज किया है, आपको ब्रिटिशर्स ने आपके ऊपर राज किया है। तो आपके अंदर एक भावना निकल के आती है कि हमको ब्रिटिशर्स के यूज़ नहीं करना, ब्रिटिशर्स का हमको अपमान करना है, हमको उनसे दूर रहना है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की छवि आपके लिए ऐसे बनाई गई है। ठीक है ना। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा हिस्ट्री आप लोग को भारत के इतिहास में पढ़ना पड़ता है। तो इसी इतिहास से हमको कनेक्ट होता है क्या, भारत का संवैधानिक इतिहास। इतिहास को जब हम देखते हैं तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी जिस जगह से आई थी, इस जगह का नाम था यूके, आज का यूनाइटेड किंगडम है ना। ब्रिटिश बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, सोवियत संघ बोलते हैं। अलग अलग 5 नेशंस का ये एक समूह है ना, 5 नेशंस का, जिनके बीच में ब्रेग्जिट हुआ है। ब्रेग्जिट आप लोगों की अभी हाल वर्तमान में इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर ब्रेग्जिट को आप लोगों को पढ़ाया जाता है। तो ब्रेग्जिट वगैरह होता है ना। तो यूनाइटेड किंगडम या फिर आप लंदन बोलो, चाहे आप ब्रिटेन बोलो, सब एक ही चीज़ है। ये हमारे लिए तो एक है ना। इतिहास के अंदर हम सबको एक ही मानते हैं। तो अब ये इतिहास में पहला संविधान जो बना, कहाँ बना, पहला संविधान विश्व का, है ना। विश्व का पहला संविधान कहाँ बना, यूनाइटेड किंगडम में बना। यूनाइटेड किंगडम में जो बना संविधान, ये कैसा था, मौखिक, है ना। इन्होंने एक पूरा एक शब्द तरीका निकाला और इन्होंने बोला कि मौखिक ये होगा। जैसा हमारा आदिवासी समुदाय के अंदर जो कबीलाई जनजाति जब हम कबीलों में एग्जिस्ट करते थे, तो धीरे से हमने जो सभ्य समाज इवॉल्व हुआ, वहाँ से उस इवोल्यूशन के दौरान हमने एक मौखिक संविधान बनाया था। और उसी मौखिक संविधान पे आज भी जो चलने वाला देश है वो कौन है, यूके के पास अपना लिखित कुछ भी नहीं है। यूके बोलता है कि देख भाई, पहले भी तो ऐसे ही था यार, अब क्यों ऐसा कर रहा है ना। तो ये इस तरीके से क्या हुआ, यूके का मौखिक संविधान बन के आ गया। फिर हम देखते हैं कि पहला जो लिखित संविधान है, लिख कर देने का संविधान, है ना। विश्व का पहला संविधान मौखिक, है ना। विश्व का पहला लिखित संविधान, लिखित मतलब अब ये लोग यूके वाले बना तो दिए, लेकिन ये लोग दगाबाजी कर देते थे, है ना, रेंधाई कर देते थे जी, रेंध देते थे। अरे मैं तो नहीं बोला था जी, तुम लोग कैसे बोलते हो बोल के, होता है ना। हम लोग जब बचपन में गेम खेलते थे तो हम ऐसा करते थे कि ये वाला बॉल अगर इस दीवार में पड़ा तो 4 रन, इसमें पड़ा 2 रन, इसमें पड़ा 1 रन, और ये वाले में पड़ा तो सब के सब आउट, है ना। लेकिन जिसका घर है वो अगर मेरे बैटिंग नहीं मिला तो मैं खेलने ही नहीं दूंगा, ऐसे रेंधाई करते थे, है ना। तो इसको अपन छत्तीसगढ़ी में अपन लोग क्या बोलते हैं भाई, रेंधना, ठीक है ना, रेंधाई कर देना बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये मौखिक वाला जो संविधान है, इस मौखिक के कारण क्या हो गया, मौखिक में था तो ये मौखिक के कारण बहुत एकदम दगाबाजी हो जाता था, है ना, एकदम धोखा फील होता था कि हम किए तो मतलब कि हमारे लिए इतना सारा दंड आरोपित कर दिया आप, ऐसा बोल के, है ना। तो भैया दगाबाजी हो गया।
अब ये दगाबाजी बचाने के लिए क्या बोले, अब हम नहीं नहीं नहीं, जिसका घर है उसको भी पहले बता दिया जाता है, देख भाई आईसीसी के हिसाब से सब चलेगा, कैच आउट मतलब कैच आउट, वन टिप वन आउट कुछ नहीं होता है, ठीक है। बॉल इसमें पड़ा तो 2 रन, इसमें पड़ा तो 1 रन, इसमें पड़ा 4 रन और पीछे वाले का आउट, बैट से पड़ के गया तो, अगर बैट से नहीं पड़ा तो आउट नहीं है, ऐसा हम समझा देते हैं, है ना। और अगर तेरे कैसे मानेगा तभी करेंगे, नहीं फिर तू अपना बैट रख और तू निकल, हम अपना बॉल रखेंगे, हम जाएंगे किसी और के पास, बैट होगा नहीं तो बत्ता होगा नहीं तो लकड़ी होगा, उसमें हम क्या करेंगे, खेलेंगे। हम क्या करते थे, ऐसा हमने बचपन में किया हुआ है। बचपन में, ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ, बिफोर 2000 वाले ना, 2000 के पहले बच्चे ऐसा कुछ करते थे। 2000 के बाद वाले ये लोग मोबाइल के अंदर क्या बनाते हैं, रूम बनाते हैं, है ना, और क्या खेलते हैं, पबजी। क्या खेल रहे हैं भाई, पबजी। ऐसी एक तो और क्या क्या गेम आया है, बच्चे लोग खेलते रहते हैं पबजी, और जो भी है कमेंट कर देना आप लोग। तो 2000 ये है ना, 2000 के पहले वाले ये इन चीज़ में बहुत माहिर थे। आज के डेट में मतलब हमारे को सचिन तेंदुलकर मिले और चाहे जितने भी लोग मिले, वो सब इसी रेंधाई वाले गेम से निकले हैं, ठीक है ना। उन लोगों को रेंध देते थे यार, दगाबाजी करते थे, तो वो लोग क्या किए, हाँ मैं नहीं खेलेगा तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ ग्राउंड में खेलने, वो चल दिया ग्राउंड में खेलने, है ना, ग्राउंड में चल दिया तो उसको मिल गए उधर पे टीचर वीचर अच्छे अच्छे, बन गया सचिन तेंदुलकर भगवान। अब ये रूम में खेलने वाले मोबाइल के 4 मतलब 54 इंच भी नहीं भाई, कितना मुश्किल से 6 इंच का डिस्प्ले, 6 इंच के डिस्प्ले में जीने वाले लोग समझ पाएंगे कि क्या होता है रेंधना, क्या होता है ये मतलब कि एक ग्राउंड में खेलना, क्या होता है ये मतलब 1 रन 2 रन 4 रन की व्यवस्था, वन टिप वन आउट, नहीं समझ पाते वो लोग। वो लोग बोलते हैं ये क्या होता है ना। तो वैसे ही ये दगाबाजी वाली पद्धति जब चली यूके के पास, तो यूके ने बोला कि पहला लिखित संविधान बनाएंगे भैया हम, कौन, यूएसए। यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलती है कि हम क्या बनाएंगे, अपना लिखित संविधान। ये लिखित संविधान कैसा होगा, आपके और मेरे दोनों के कंसेंट में होगा, है ना, मतलब कि ये जो इसमें लिख दिया वही लिखा गया और वही क्या है, संविधान है, ठीक। इसमें यूएसए ने ये चीज बोल दिया। अब लिखित संविधान में पहला लिखित संविधान इसका है। अब एक जो क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है भाई, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान कौन सा है, हमारा प्यारा भारत। क्या है भाई, भारत। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन अराउंड द वर्ल्ड, पूरे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमारा कौन सा है, भारत का संविधान, ठीक। ये आपके इतिहास क्या है, संविधान का इतिहास ही यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब हम भारत के इतिहास में ये संविधान कैसे घुसा, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान आपका भारत है, भारत के पास ये व्यवस्था कैसे आई, भारत कैसे क्लेम करता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है। तो इसके लिए आपको भारत के इतिहास में जाना पड़ेगा, और इस भारत के इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा क्या, भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत का संवैधानिक इतिहास आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत कैसे अपने आप में संविधान को इवॉल्व किया है, भारत में संविधान कैसे निकल कर आया है ना। तो हमको अब क्या करना है, इस भारत के संविधान के इतिहास को पढ़ना है, ये हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है एज कंपेयर टू हिस्ट्री। हिस्ट्री आप लोगों को किसी और दिन पढ़ाया जाएगा, अभी हम भारत का संविधान पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, भारत का संवैधानिक इतिहास, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं संविधान को। तो भारत के अगर संवैधानिक इतिहास को देखने चले तो पहले तो इसको मिटा लेते हैं, फिर आप लोगों को एकदम क्लीन से बताएंगे कि क्या चीज़ कैसे हो रहा है और भारत का संविधान कैसे बना है, ठीक है। चलिए मिटाने का कार्यक्रम हुआ समाप्त। अब देखते हैं भारत का संविधान। भारत का संवैधानिक इतिहास अपने आप में 4 से 5 चरण में बटा हुआ है ना।
तो भारत का संवैधानिक इतिहास को हम उसी 4 से 5 चरण में, ये मैंने अपने पढ़ाने की सुविधा से और आपकी जो संविधान की पुस्तकों में या फिर राज्य व्यवस्था की पुस्तकें जो हैं उनमें जो क्लासिफिकेशन है, उनमें जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके हिसाब से मैंने अडॉप्ट किया है। मैंने जैसे सीखा, मैंने भी आज जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैंने कभी किसी से सीखा है, तो मैंने उस सीखे हुए चीज़ को आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये आप लोगों के लिए जो क्लासिफिकेशन है, ये मेरा खुद का क्लासिफिकेशन नहीं है या फिर ये किसी ऑथराइज्ड NCERT SCERT का क्लासिफिकेशन नहीं है, ठीक है ना। ये केवल और केवल आप लोगों के संवैधानिक इतिहास के अंदर, संवैधानिक इतिहास का एक पढ़ाने का लिए एक क्लासिफिकेशन का एक तरीका मात्र है। ये ऑफिशियल क्लासिफिकेशन नहीं है। क्लासिफिकेशन इंग्लिश में वर्गीकरण, हिंदी में वर्गीकरण होता है। देखो, तो भारत का संविधान कुछ अलग अलग कालखंड में बनकर तैयार हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे 1600 ईस्वी, 1600 है ना, 1600 AD, आफ्टर डी के इसको ईस्वी बोलते हैं। और आज हम जैसे 2023 में जी रहे हैं, तो इसी 2024 में जी रहे हैं, है ना। आज हम 2024 में जी रहे हैं, वैसे ये उस समय 1600 चल रहा था। तो 1600 में क्या था, हमारा भारत देश कैसे बना है उसके बारे में हम ये सारी चीज़ें सोची। तो 1600 से लेके आप लोगों को देखने को मिलता है एक पूरा हिस्ट्री हमारा 1857 की क्रांति तक में, ठीक है। 1857 में आपको एक बड़ा चीज़ देखने को मिलता है, और इसके बाद फिर एक नया पूरा हमारे पास तरीका आता है शासन व्यवस्था का, जो है 1858 से लेके आप लोगों का 1947 तक का, है ना, 1947 तक में। अभी इस 1858 से लेके आप लोगों के पास जो डिफरेंट सोसाइटीज जाएगी, एक आएगा आपको 1909 तक, ठीक है ना। 1909 के बाद आप लोगों को पूरा चेंज देखने को मिलेगा, और ये जो 1858 के बाद का जो केस है, ये आप लोगों को बढ़ के कहाँ हो जाएगा, 1909 के बाद 1935 तक। 1909 से 1935 तक आप लोगों को एक पूरा व्यवस्था देखने को मिलेगी, और इसके बाद आपको एक व्यवस्था देखने को मिलेगी 1935 से लेके 1947 तक। 1947 तक की व्यवस्था के बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो व्यवस्था देखने को मिलेगी, ये है 1947 से लेके 1950 तक। हमारा संविधान इस दिन बना था, है ना। तो इन 4 से 5 कालखंडों में, इन ईस्वी के अंदर, इन एडीज के अंदर, है ना, 1600 से लेके 1857, 1858 से 1909, 1909 से 1935, 1935 से 1947, 1947 से 1950, 1950। इस 5 कालखंड में पूरे संविधान के इतिहास को, संविधान कैसे डेवलप हुआ है, इवॉल्व हुआ है, इसको हमको समझना है, ठीक है ना। तो ये मैं आज आप लोगों को एक आउटलाइन दे रहा हूँ। इसके बाद जो भी होगा हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोगों को पूरा इसको डिटेल करते चलेंगे। तो 1600 से 1857 तक में हमारे पास क्या क्या आया, इन सारी चीज़ों को हमको समझना है ना। तो 1600 में तो हमारे पास क्या आया भाई, इसको थोड़ा मिटाते हैं, तुम ठीक ठाक हो भाई, है ना। ये तो 1600 में अगर आप देखेंगे तो 1600 में हमारे पास क्या दिखता है हमको, ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ है ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन है भाई, ब्रिटिशर्स, है ना। ब्रिटिश की क्या है, एक ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेड मतलब होता है क्या, व्यापार। ब्रिटेन की क्या थी, ये एक व्यापारिक कंपनी के रूप में आई थी, यहाँ पे केवल और केवल व्यापार करने के लिए आई थी, ठीक है ना, व्यापार करने के लिए। 1600 में यूनाइटेड किंगडम से, यूके से एक कंपनी आई जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि यहाँ पर आके अपना क्या की, फर्म इस्टेब्लिश की। फर्म इस्टेब्लिश क्यों की, जो कि उसको क्या करना था, व्यापार करना था, ट्रेडिंग करना था, ठीक है ना। और इस 1600 से लेके उसने धीरे 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 यहाँ के राजा महाराजाओं से लेकर धीरे धीरे सबको अपना व्यापार के रूप में उन्होंने यहाँ पे व्यापारिक संस्था के रूप में आए, और धीरे धीरे यहाँ के जो राजा लोग हैं उनको मैनिपुलेट किए, और मैनिपुलेट करके धीरे धीरे यहाँ पर सत्ता में आए हैं। तो ये कैसे हुआ, इसी पूरी हिस्ट्री को हम देखेंगे, है ना। तो 1600 से जब हम चल रहे थे तो हमको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। प्रॉब्लम आया हमको सबसे पहले आप लोगों को 1757 में, फिर हमको देखने को मिलता है 1764,
फिर हमको देखने को मिलता है 1781, फिर हमको देखने को मिलता है 1764 है ना, ये हो गया 1764। 1764 के बाद यहाँ पर एक फ्रंट आएगा 1764 के बाद आप लोगों को एक एरा देखना है 1773 के बाद 1781, 1781 के बाद 1784, ठीक है। 1784 तक आप लोगों का एक पूरा स्ट्रक्चर चला। यहाँ पर आप लोगों का पूरा पूरा क्या हुआ भाई, संविधान धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। इन सारे कालखंड में आप लोगों को कुछ कुछ डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ये थोड़ी सी हिस्ट्री, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन, थोड़ा सा जो डेवलपमेंट है, थोड़ा सा संविधान कैसे हुआ, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये कुछ हुए, और इसके बाद फिर आप लोगों को क्या देखना है, कुछ हमारे पास ईयर में कुछ चेंजेस हुए 1773 में। इसके बाद फिर यहाँ से आप लोगों को 1793 20 जोड़ते जाना है, 18 13 फिर 20 जोड़ो 1833, फिर 20 जोड़ो 1853, ठीक है ना। हर 20 साल में कानून जो 1773 में बना था वो रिव्यू होता चला गया, उस पर वापस से अवलोकन किया गया, उस पर वापस में पुनर्निरीक्षण किया गया, और जो 1773 में जो चेंजेस करने, जो कुछ कमियां रह गई या फिर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी है, तो 1793 में कुछ कमी रह गई तो उसको 1813, 1813, अगर यहाँ कुछ कमी रह गई तो 1833, यहाँ कुछ कमी रहेगी तो उसे 1853। इस तरीके से आप लोगों को क्या देखना है कि मल्टीपल हमने एराज के अंदर हमने इन सारी चीज़ों को डेवलप किया है, और एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास क्या आया, फिर 1858 का पूरा हमारे पास एक नया हिस्ट्री आया, ठीक है। तो 1858 के आगे की हिस्ट्री कैसे रही, 1858 से हमारा जो संविधान है वो फिर से बदला। तो 1858 के बाद आपको 1861 के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिर ये चेंज हुआ 1861 के बाद आप लोगों को 1892 में आप लोगों को 1892 के अंदर आप लोगों को चेंजेस देखने को मिलेंगे, फिर ये चेंज हुआ आप लोगों को 1909 में, है ना, 1909 में चेंज हुआ। 1892 में जो चेंज हुआ वो 1909 में हुआ, और 1909 तक का हम संविधान यहाँ पर देखेंगे। फिर इस फेज में जब आते हैं तो 1909 में जो हुआ, इसी 1909 को हम वापस से यहाँ पर रिपीट करेंगे, है दोनों एक ही, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, दोनों को बस साथ में रखना है, ठीक है ना। तो 1909 में आप लोगों को फिर से एक पूरा सेगमेंट देखने को मिलता है। इसके बाद आप लोगों को 1919 में एक नया कानून देखने को मिलता है। इस 1919 के बाद आपको 1935 के अंदर एक नया कानून देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के चार। फिर 1935 में जो आप लोगों को आया, 1935 के बाद आप लोगों को 1935 से 47 के बीच में 1947 के अंदर एक कानून देखने को मिलता है ना। और ये कानून आप लोगों का 1947, और इसके बाद हम सीधे सीधे आ जाते हैं कहाँ पे, हमारा भारत का संविधान जिस दिन बन के निकला 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। इन 3 सालों में हमने क्या किया है, संविधान को डेवलप किया है। 2 साल 11 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन ऐसा कुछ है ना। तो इसको हम जब पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो हमारा जो हिस्ट्री का जो पूरा पोर्शन है, जो संवैधानिक इतिहास है, वो इतने पूरे वाइड सेगमेंट में रहेगा, और आने वाली क्लास जो हमारी होगी वो इन्हीं सारे सेगमेंट को डिस्कस करते हुए चलेगी, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। चलिए तो फिर अब मिलेंगे हम लोग फिर अगली कक्षा में। यहाँ तक की चीज़ें आप लोग आई होप सभी ने नोट की होगी। नोट करने के बाद आप लोगों को देखिए नोट्स कैसे बनाना है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। नोट्स बनाने का तरीका क्या होगा, ये आपकी कॉपी 2 हिस्से वाली होनी चाहिए पहले तो, है ना। कॉपी में 2 हिस्सा होना चाहिए, लाइन लाइन बनाओ चाहे ब्लैंक बनाओ, ये आपका अपना ज्यूरिसडिक्शन है, ये आपको अपना अधिकार है। मैं क्या कहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ मतलब मेरा नाम है युगल, है ना। तो क्लासरूम का जो नोट्स है, क्लासरूम नोट्स आप इस ओर बनाइए, क्लासरूम नोट्स, ठीक। यहाँ पे आप क्लासरूम नोट्स बनाइए। ये सारे जो मैं लिख के दे रहा हूँ इसको आप एक साइड में लिखते चलिए। कौन से साइड में, राइट साइड में लिखिए। राइट साइड में आप लिखेंगे और लेफ्ट साइड को आप क्या करेंगे, ब्लैंक छोड़ेंगे। सर ब्लैंक क्यों छोड़ेंगे, कंजूसी मत करना, मैं बता रहा हूँ। एक बार नोट्स बनता है, पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार में ही नोट्स बनेगा।
आप सोचेंगे कि कल बन जाएगा, परसों बन जाएगा, नहीं बनेगा। ये चीज़ पहली बार में ही बनता है नोट्स, इसके बाद कभी नहीं बना है ना। जैसे मैं आज आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को अपने जो पहली बार जो मैंने नोट्स बनाए थे उस नोट से पढ़ा रहा हूँ, उसमें अपडेट होना बात की बात है। अपडेट कैसे होता है उस चीज़ को समझा रहा हूँ मैं। देखिए, पहली बार जब आप पूरे राइट साइड में आप नोट्स बनाते चलिए और लेफ्ट साइड को ब्लैंक छोड़ते चलिए, आपको लगेगा कि आप वेस्ट कर रहे हैं पेजेस, है ना, आपको पेज वेस्ट लगेगा। लेकिन जब आप एक बार पूरी तरीके से संविधान को पढ़ लेंगे, या फिर मैंने आज आपको जितना पढ़ाया भारत का संविधान, भारत के संविधान के आज आपको जितना हिस्सा मैंने पढ़ाया, इस हिस्से का अगर आप किसी ऑथेंटिक बुक के अंदर जब आप जाएंगे, ऑथेंटिक बुक क्या है भाई, एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी होगी आपकी बुक, आपको देखेंगे। एससीईआरटी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट जो बुक निकालती है, इसकी क्लास 6 से 12 तक की आपकी पुस्तक देखनी है आप लोगों को। इसके साथ साथ आप लोग उठा लिए क्या, भारत का संविधान, भारत का संविधान, बेयर एक्ट, ठीक है, बेयर एक्ट आपने उठा लिया। इसके साथ एक और पुस्तक आती है एम लक्ष्मीकांत। एम लक्ष्मीकांत को जनरली यूपीएससी और सीजीपीएससी वाले लोग क्या बोलते हैं, लक्ष्मीकांत को संविधान का बाइबिल बोलते हैं, ठीक है। तो लक्ष्मीकांत क्या है, एक पुस्तक है। इन चारों से आपको कुछ कुछ चीज़ें मिलेंगी। इसके साथ साथ डीडी बसु भी है, मैंने आज तक पढ़ी नहीं है लेकिन इसके साथ ये भी चीज़ें है ना, डीडी बसु की पुस्तक भी है। तो ये पुस्तकें आपको, इस पुस्तक से जो डेटा मिल रहा है, सपोज कंसर्न 1909 हमारे पास एक सेगमेंट है, आपने यहाँ पे 1909 का पूरा भारत का जो अधिनियम आया, जो 1909 में जो हमारे पास चेंजेस हुए, उन चेंजेस को हमने किस में लिखा है, इस पेज में लिखा है। उसके अंदर मान लीजिए कि 5 पॉइंट है, 1 2 3 4 5, है ना, 5 पॉइंट उसमें है। 5 में से मैंने आपको केवल 3 पॉइंट पढ़ाए, क्योंकि मैं आपको केवल वही पढ़ाऊंगा जो परीक्षा में पूछा जाता है, जो परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। लेकिन क्या मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये लाइफ लॉन्ग, या फिर क्या हमेशा केवल यही पूछा जाएगा? हो सकता है कि कभी एग्जामिनर का मन करे कि वो चौथे और पांचवें पॉइंट से भी पूछे, तो आपको ये चौथा और पांचवा पॉइंट मिलेगा कहाँ? ये चौथा और पांचवा पॉइंट आपको मिलेगा लक्ष्मीकांत पुस्तक के अंदर, डीडी बसु की पुस्तक के अंदर, एनसीईआरटी एससीईआरटी के अंदर। आप लोगों को ये जो एक्स्ट्रा इन बिटवीन द लाइन की जो पॉइंट्स है, जो मुझसे छूट जाती हैं, वो पॉइंट्स आपको कहाँ मिलेंगी? आपकी जो ऑफिशियल बुक्स है उनके अंदर मिलेंगी। इन ऑफिशियल बुक्स से जो डेटा मिलते हैं, मेरी क्लासरूम का नोट्स आप राइट साइड में रखिए, जो ऑफिशियल बुक्स है ना, ऑफिशियल बुक्स या फिर ऑथेंटिक बुक बोलते हैं, ठीक है ना। ऑथेंटिक बुक्स जो हैं उनको आप इस साइड में रखते चलिए, इस साइड में रखते चलिए। जो पढ़ा रहा हूँ वो पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड घर में जाके आपके पास जो भी पुस्तक है वो पुस्तक आप पढ़िए, उससे आपको जो आपको नया डेटा मिलता है वो यहाँ पे लिखो, ठीक है। नया डेटा यहाँ पे लिखो, नया डेटा लिखो लेफ्ट साइड में। और क्या लिखोगे? प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, सपोज 1909 में अगर कोई चेंजेस हुए हैं, है ना, 1909 का जो कानून है वो और किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पे लिख लिए उस कानून को, है ना। तो उस कानून में जो कंसर्न व्यक्ति थे, जो लोग उसमें अटैच्ड थे, है ना, मार्ले मिंटो जो बोलते हैं, तो मार्ले कौन था और मिंटो कौन था? तो मैं तो मार्ले मिंटो बोल के निकल जाऊंगा ना। तो मार्ले कौन था और मिंटो कौन था? तो मार्ले क्या है? उसका चपरासी है। मिंटो कौन है? क्या है? मिंटो उसका डिप्टी कलेक्टर है। ऐसा आपको पूरा यहाँ पे लिख लेना है, सो दैट आपकी पूरी तैयारी होती रहे, ठीक है। ये एक पूरा होल नोट्स बनाने का एक तरीका है, ठीक है। तो आप लोग ऐसा कीजिएगा कि राइट साइड में केवल लिखते चलें और लेफ्ट साइड को छोड़ते चलेंगे, और राइट और लेफ्ट के बीच में आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि पेज वेस्ट हो रहा है। मेरी बात मानिएगा, हमेशा आप लोगों को ये चीज़ हेल्प करेगा। आप कोई भी विषय बनाएं, चाहे आप हिस्ट्री बनाएं, चाहे आप पॉलिटी बनाएं, चाहे आप कोई भी विषय बनाएं, अपडेट करने के लिए जब आप खोजते हैं ना, तो आप लोग लिखते कैसे हैं? पूरा पोच के पूरा यहाँ पे लिख डाले हो, ठीक है ना। अब पूरा यहाँ पे लिख डालो। अब यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना है, क्या करोगे? या तो ला के आप यहाँ पे पेज ऐड करोगे, नहीं हो पाएगा, वो पेज बाद में उखड़ जाएगा, या तो उसके नीचे का जो कंटेंट है वो छुप जाएगा, या तो छोटा सा ऐसे स्टिकी नोट्स ला के चिपका दोगे, नहीं मजा आता। आप सामने यहाँ लिखो कि इससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं, यहाँ से ऐसा एक पॉइंट बना के लेके आ जाओ और उसको लिख दो। बहुत आसान रहता है। नोट्स में आपकी सारी चीज़ें, पेपर के दिन में ना क्या होता है, पेपर डेज में क्या होता है कि आप कंटिन्यू अलग अलग पुस्तकें नहीं
उठा सकते हैं। तो पेपर डेज में ये जो आप इधर का वर्क और इधर लेफ्ट वर्क और राइट वर्क जो होता है ना, आपने जो हाथ से लिखा है, ये जब आप क्रिस्प मटेरियल देखते हैं कि ये तो मेरे सारी कॉपीज़ के अंदर है, तो आप बड़ी बड़ी मोटी मोटी पुस्तकें जो होती हैं उन पुस्तकों के उससे मोटाई से बच जाएंगे। आपने अपने जो हैंड रिटन है, अपना हैंड रिटन 4 बार पढ़ोगे, आप लोगों को 5वीं बार में याद रहेगा कि यहाँ पे मेरा ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है, यहाँ पे ये लिखा है। पूरा पेपर में ना एकदम दिमाग में चलते रहता है कि उधर लेफ्ट पेज के लास्ट में मैंने वो वाला शब्द लिखा था, नहीं यार उसको लेफ्ट में भी लिखा था, फिर राइट में भी लिखा था, दोनों साइड लिखा हूँ। इस तरीके से ना आपको पूरा याद रहता है कि क्या कैसे हुआ है। ठीक है। तो आप लोगों को जो नोट्स है वो राइट और लेफ्ट के सेगमेंट में बनाना है। ठीक, चलिए तो फिर आज की क्लास हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।